ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा। ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की तो हम सभी में प्रेम की कुछ बूंदें मिला दी। शायद इसीलिए हमारे सारे रिश्ते प्रेम के अटूट बंधन में बंध गए। अक्सर हम फिल्मों में सुनते हैं कि प्रेम ना तो धर्म देखता है न जाति। ये बात सुनकर खूब सारी तालियां भी बजाते हैं, लेकिन जब हमारे घर में या हमारे समाज में कोई अंतरजातीय विवाह करने की कोशिश करता है तो हम उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्या कभी हमने अपनी इस दोहरी मानसिकता पर विचार किया? शायद नहीं। लेकिन आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट श्री अशोक श्रीवास्तव जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या विचार है उनके अंतरजातीय विवाह के ऊपर। नमस्कार अशोक जी। अशोक जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेम धर्म और जाति से परे है, फिर भी हमारा समाज इसे अपनाने में हिचकिचाता क्यों है? हमारे समाज में जात के आधार पे जो व्यवस्था बनी कि कुछ सशक्त लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरीके से उसको व्यवस्थित किया और साथ ही साथ उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स और अहंकार की जो एक बीज बो दिया, उसने हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके वजह से न जाने कितने प्यार करने वालों को अपनी पूरी जिंदगी की आहुति देनी पड़ी है, पूरी जिंदगी कुंठाओं में जीना पड़ा है। समाज की एक थोपी हुई अहंकार पे आधारित, नफरत पे आधारित, इंसान के प्रति इंसान को एक दुर्भावना के साथ जीने पे आधारित, इंसान को इंसान न समझने पे आधारित इस व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत दुख दिया है, बहुत कलंकित किया है। और इस भाव से, इस जातिवादी व्यवस्था से, इस जात के बंधनों से हमें निश्चित रूप से निजात पाना होगा, तभी हम एक सुंदर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। अशोक जी, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि थिएटर के अंदर तो हमारी जनता अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पर खूब सारी तालियां बजाती है, लेकिन जब वो थिएटर के बाहर जाती है तो उसकी विचारधारा बदल क्यों जाती है? देखिए, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस समय हमारे सामने समाज नहीं होता, हमारे सामने हमारा दिमाग नहीं होता, उस समय हमारी आत्मा सामने होती है। जो जबरदस्ती की थोपी हुई समाज की कुंठाएं हैं, जब उसके ऊपर हॉबी नहीं होती है, ऐसे वक्त में उसे निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, क्योंकि प्यार तो आत्मा का उद्गार है। और कहीं भी जब वो प्यार देखेगा तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा को छुएगा, गुदगुदाएगा, और जो उसके प्यार के बीच में आएगा उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसका प्यार का भाव जिंदा है, जब हम एक फिल्म देखते हैं तो हमारा सिर्फ प्रेम का भाव जिंदा होता है, और उसके बीच में जब कोई आता है तो हमें विलेन नजर आता है और हम पूरी तरीके से प्रेम के साथ होते हैं। अशोक जी, अगर हम धर्म ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो प्रेम को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। एक तरफ तो हमारा समाज अपने आप को आस्थावान और धर्म प्रिय दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसके परिवार में खुद उसके बच्चे प्रेम विवाह करने की कोशिश करते हैं तो वो आस्था धर्म को एक किनारे रखकर खुद उस अंतरजातीय विवाह का दुश्मन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमारा जो वेद है, हमारा जो पुराण है, हमारी जो पूजा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ शिव को लिंग के रूप में माना गया है, पार्वती की परिकल्पना यौन के रूप में की गई है, पूजा का आधार माना गया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। हमारे यहाँ कृष्ण को प्रेम के
सूत्रधार के रूप में, प्रेम को परिभाषित करने वाले के रूप में बताया गया है, जिसने प्रेम से ही सारी अपनी दुनिया की व्यवस्था की। कृष्ण को अपना आराध्य बना ले और वही हमारा बेटा, वही हमारी बेटी जब प्रेम की बात करे, यह स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात करे जो उसकी आत्मा से निकला है, तो उसे हम क्रश कर देना चाहें, उसे हम मिटा देना चाहें, उसे हम पूरी तरीके से रौंद देना चाहें। अजीब सी बात, सिर्फ नासमझी हो सकती है, सिर्फ अज्ञानता हो सकती है। अशोक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति प्रथा हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी दुश्मन है। अगर हम जातिवाद को अपने समाज से मिटाना चाहते हैं तो क्या हमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए? जी हाँ, जातिवाद की जो विकृति है, ये तो एक विकृति है। ये व्यवस्था क्या है? जातिवाद नफरत पे आधारित व्यवस्था, ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था। हम बड़े, वो छोटा, वो हमारे बराबर नहीं, वो हमारे जाति का नहीं, इसलिए वो हमारे प्यार के लायक नहीं, उसके साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, उसके साथ हमारा प्रेम भाव नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इसका आधार क्या है? इसका आधार है नफरत, और नफरत को मिटा सकता है सिर्फ प्रेम मिटा सकता है। इसलिए प्रेम विवाह निश्चित रूप से समाज की इस व्यवस्था को, समाज की इस विकृत व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में काम आएगा, और हमारी युवा पीढ़ी अब इसके लिए आगे बढ़ चुकी है। अशोक जी, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग अंतरजातीय विवाह को स्वीकार कर लेता है, लेकिन हमारा मध्यम वर्ग इसे आज भी स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। ऐसा आखिर होता क्यों है कि मध्यम वर्ग इसे अपना नहीं पाता? देखिए, मध्यम वर्ग का मतलब है कि वो दोनों के बीच की चीज होती है। वो समाज की जो व्यवस्था है उससे सबसे ज्यादा डरता वही है। वो डर की व्यवस्था है मध्यम वर्गीय परिवारों की, और ये डर की वजह से ही मध्यम वर्गीय परिवार सबसे बाद में इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, एक तो जो उच्च वर्गीय परिवार है वो तो सोचता है जो दिशा हम तय करेंगे वही दिशा होगी, और जो निम्न वर्गीय परिवार है वो तो सब कुछ खोए हुए है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। उसकी सामाजिक अपनी कोई इतनी बड़ी प्रतिष्ठा ही नहीं है, तो उसको सहज तरीके से उस परिवर्तन को में जाता है और उस पर स्वीकार होता है। और बड़े वर्ग तो जो करते हैं वही एक नियम बन जाता है, वही कानून बन जाता है। लेकिन जो समाज के कानून होते हैं उनसे जो खौफ खाता है वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग परिवार खाता है। इसलिए उसको चेंज होने में, वहां रिवोल्यूशन होने में, वहां सच्ची बात को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ये वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये सच्चाई जरूर सर चढ़ कर। जातिवाद और पुराने रीति रिवाजों के बंधन से जकड़े कुछ लोग अंतरजातीय विवाह को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जबकि प्रेम तो सभी को साथ मिलकर रहना सिखाती है। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने प्रोग्राम न टूटे ये प्रेम की डोर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम न टूटे ये प्रेम की डोर में। आइए नजर डालते हैं हमारे यूथ के विचारों पे कि क्या सोच है उनकी अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पे। होनी चाहिए, क्योंकि मैरिज होने के लिए कास्ट मायने नहीं रखती है। मुझे वो अच्छा लगता है पर्सन, तो वो कुछ भी हो, वो मेरे लिए सब कुछ है। और आज के ज़माने में लव मैरिज बहुत ही ज़्यादा है, और अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज सक्सेस होती हैं, ये बात तो मानी गई है। Because when we love, we don't know that the guy we are loving is Hindu or Muslim or anything. And अगर intercaste marriage होगी, we get our love and कि
क्योंकि यार दूरियाँ मिटेंगी और आपस में काम कितना अच्छा बनेगा, हम एक दूसरे को अच्छे जानेंगे और जो भेदभाव है दूर होगा हम दोनों से। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। Yeah, why not? I mean, it's not even about society. If people want to get married, intercaste or not intercaste, it doesn't matter. पहले लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते थे हर चीज़ को, इतना ज़्यादा ओपनली नहीं करते थे। आज के लोग ओपनली करते हैं, आज के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी सोचे, बट मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। देखा अशोक जी, क्या सोचना है हमारे आज के यूथ का, इनके विचारों पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बदल रही है, उसकी सोच बदल रही है, उसका समझने का तरीका बदल रहा है। लोग अब अंतरजातीय विवाहों को सहजता से स्वीकार करने लगे हैं। पहले जितना अंतरजातीय विवाह के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, उतना मुश्किल नहीं रह गया है। एक बदलाव हो रहा है, एक सही दिशा में बदलाव हो रहा है और ये रैली इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि इसका आधार वास्तविक प्रेम होना चाहिए, सोडा वाटरी प्रेम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके ईमेल्स के जवाब देने का। हमारे पास जो पहला ईमेल आया है वो है गाजियाबाद से राजेश जी का। इनका कहना है कि ये एक ब्राह्मण परिवार के लड़के हैं और एक निम्न वर्ग की लड़की से प्रेम करते हैं, लेकिन इनके घर वाले इनके विवाह के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर वालों का ये कहना है कि अगर वो इस विवाह के लिए राजी हो जाते हैं तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर धब्बा लग जाएगा। अशोक जी, इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके परिवार के लोग सिर्फ इस वजह से जो लड़की आपकी जात की नहीं है, दूसरे जात की है, और अगर ये शादी हो जाएगी तो हम बड़े संभ्रांत परिवार के हैं, हमारा बिल्कुल समाज में नाम चला जाएगा, समाज में इज्जत चली जाएगी, तो ये एक डर की सोच है, एक अज्ञानता की सोच है। और इसके लिए आपको लड़ाई तो निश्चित रूप से लड़नी ही पड़ेगी, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो। लेकिन हाँ, वो भी आपके अपने लोग हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अज्ञानता उनके ऊपर हावी है, अहंकार उनका हावी है। कोशिश करिए, भले ही इसके लिए कुछ लंबे समय तक इंतजार आपको करना पड़े, ये देखना पड़े, उनके धैर्य की परीक्षा लेनी पड़े, तो लीजिए, उन्हें अपने नैतिक रूप से मजबूर करिए कि ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो हम शादी कहीं और नहीं करेंगे, लेकिन अपने प्यार को सिर्फ इस डर के बारे अगर खोते हैं तो आपको प्यार करने का अधिकार नहीं था। आपको जाना, आपको अपने माँ बाप के हिसाब से चलना चाहिए था। फिर प्यार क्यों किया? जब प्यार किया तो उसके लिए एक नैतिक लड़ाई आपको लड़नी होगी और लड़ करके प्यार को जीतना होगा, और उनके अंदर भी, अपनों के अंदर भी जो प्यार छुपा है उसको जागृत करना होगा और इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि अगर वो आपको प्यार करते हैं तो वो आपकी भावनाओं को समझें। अशोक जी, जो हमारे पास दूसरा ईमेल आया है वो है संगीता जी का। इनका कहना है कि इन्होंने अंतरजातीय विवाह कर तो लिया, लेकिन शादी के बाद इनके पति का रवैया इनकी तरफ बदल गया है। इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? जब तक हम अपने प्यार को पाए नहीं होते हैं तब तक तो हम उसे परी मानते हैं, राजकुमारी मानते हैं, उसके लिए कुछ भी करने का भाव होता है। लेकिन हम जब उसे पा जाते हैं, जब हमारा जुनून समाप्त हो जाता है, जब हम ये हो जाता है कि अब तो ये मेरे पास आ चुकी है, तो जो हमारी पुरुष प्रधानता हावी होती है कि हमारी वो बीबी है और अब उसको हमारे इशारों पे चलना पड़ेगा, अब उसको हमारे खिदमतगार की तरह चलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उसकी भी कुछ कल्पनाएं रही होंगी। जब आप उसकी छोटी छोटी बातों का
कितना ख्याल करते रहे होंगे, जब आपने उसको बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, जब आपने उससे बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तो फिर उसे तो आपने आसमान पे चढ़ा दिया। और किसी भी इंसान को जब आसमान से यूं ही गिरा देंगे आप, तो निश्चित रूप से बहुत तकलीफ होगी। और यही वजह होता है प्यार के प्रति लोगों का बाद में भ्रम टूट जाता है, जबकि वो तो प्यार होता ही नहीं, वो तो सिर्फ जुनून था, एक पा लेने का जुनून, वो पूरा हो गया तो प्यार नहीं रहा। इसीलिए प्यार बदनाम होता है, प्रेम विवाह बदनाम होता है, और लोगों को कहने का मौका होता है ये जो सोडा वाटरी प्यार है, ये प्रेम विवाह जो होते हैं वो सफल नहीं होते हैं। इसे ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, और इन ऐसे लोगों को प्यार करने का हक बिल्कुल नहीं है। उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से अपने कंडीशंस पे जो पाना चाहिए, जो मिलना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। प्यार के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना प्यार कलंकित होता है। तो देखा आपने दोस्तों, कई लोग प्रेम विवाह कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्रेम को ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाते। दोस्तों, प्रेम करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस प्रेम को निभाना। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम एक बार फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद आपके अपने शो न टूटे ये प्रेम की डोर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो न टूटे ये प्रेम की डोर में। दोस्तों, कहते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों का एक अजब ही खेल होता है। आखिर क्यों टूट जाते हैं ये बनते हुए रिश्ते? क्या कुंडली में है कोई दोष या है कोई राशियों का खेल? अंतरजातीय विवाह से जुड़ी इन तमाम बातों का ज्योतिषी हल देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विष्णुकांत शुक्ला जी। नमस्कार शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार आचार्य जी, क्या अंतरजातीय विवाह के लिए कुंडली में ग्रहों नक्षत्रों की कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि जो ये पूरी दुनिया है, ये सृष्टि ही ग्रहों से ही गवर्न होती है। बगैर ग्रहों के आधार पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं घटती है। हम कहेंगे जो अंतरजातीय विवाह होते हैं उसमें क्या कारण होता है ग्रहों के आधार पर, कुंडली के आधार पर, उसमें खासकर जो हमारा पंचम भाव है वो होता है लव का, और जो सप्तम भाव होता है वो होता है पति या पत्नी का होता है। उन दोनों का जब आपस में एक्सचेंज होता है तो लव मैरिज होती है, या लग्न और सप्तम भाव का जब आपस में एक्सचेंज होता है तब लव मैरिज होती है, या सप्तम भाव या भागी भाव का आपस में एक्सचेंज होता है तब भी लव मैरिज होती है। या जो पापक ग्रह होते हैं खासकर जो अंतरजातीय विवाह कराने में, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तब जा करके जातक जो है अंतरजातीय विवाह करते हैं। आचार्य जी, कई ऐसे युवा होते हैं जो कुंडली पर भरोसा नहीं करते और बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेते हैं, और विवाह के बाद उनका आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए उन्हें अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? बिल्कुल, क्या है कि जो ये दुराव आता है, खासकर जब भी पापक ग्रहों का प्रभाव होता है पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, या सप्तम भाव के आगे पीछे, खासकर जैसे षष्ठ भाव है, अष्टम भाव है, या जो उसके कारक ग्रह हैं जैसे शुक्र है और बृहस्पति, जब इन पर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है तो विवाह विच्छेद की स्थिति तक बन जाती है। ऐसे में क्या करना है कि उनके कारकों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, खासकर जैसे बृहस्पति, अगर जो लड़कियां हैं उनके लिए बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति का व्रत कर सकती हैं, या पीला चंदन है या पीली हल्दी है वो केले में बृहस्पतिवार 43 दिन तक अगर अर्पित करती हैं तो उससे भी दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। और जो खासकर जो लड़के हैं या पति लोग हैं उनके लिए ये चाहिए कि वो शुक्र का उपाय कर ले। उसमें अगर गाय को वो प्रतिदिन अगर भोजन देते हैं शुक्रवार से 43 दिन तक तो भी अच्छी स्थिति हो जाती है। या फिर एक नीला पुष्प लेकर के 43 डेज शुक्रवार से लगातार अगर जमीन में आप दबाते हैं सूर्यास्त के बाद, तब भी उससे दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होता है। आचार्य जी, अब आप हमें ये बताएं कि किस राशि के व्यक्ति का किस राशि के व्यक्ति के साथ अच्छा मेल बैठता है? बिल्कुल, इसमें खासकर जो मेष राशि वाले हैं उनका सिंह राशि के साथ और धनु राशि वालों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है। और जो वृष राशि वाले जो लोग होते हैं उनका संबंध खासकर कन्या राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि और कुंभ राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। और मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं उनका संबंध तुला राशि से और कुंभ राशि के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है।
और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका संबंध खासकर वृश्चिक राशि वालों से अच्छा रहता है, मीन राशि वालों से उनका संबंध अच्छा रहता है, और सिंह राशि वालों के साथ उनका तत्व ज्यादा अच्छा नहीं बैठता है। और हम कहेंगे कि जो सिंह राशि के जो लोग हैं उनका संबंध धनु राशि वालों के साथ और मेष राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। और जो कन्या राशि के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं उनका संबंध खासकर वृष राशि वालों के साथ और मकर राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। और जो तुला राशि के लोग हैं उनका संबंध कुंभ राशि के साथ और मिथुन राशि के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। और जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनका संबंध मीन राशि वालों के साथ और खासकर कर्क राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। धनु राशि के जो लोग हैं उनका संबंध मेष राशि वालों के साथ और खासकर सिंह राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा होता है। और जो मकर राशि के जो लोग हैं उनका संबंध बहुत अच्छा होता है वृष राशि के साथ और होता है कन्या राशि वालों के साथ उनका संबंध बहुत मधुर होता है। कुंभ राशि वालों के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं उनका संबंध खासकर मिथुन राशि वालों के साथ, वृष राशि वालों के साथ और तुला राशि वालों के साथ उनका संबंध अच्छा रहता है, मधुर रहता है। और जो मीन राशि होती है, जो आखिरी राशि होती है, उन लोगों का संबंध कर्क राशि वालों के साथ और वृश्चिक राशि वालों के साथ बहुत ही मधुर संबंध बनते हैं। देखा आपने दोस्तों किस तरह हमारे लव एक्सपर्ट और पंडित जी ने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पर बात करने में जो एक अहम बात खुल के आती है वो ये है कि हमारा समाज आज भी जातिवाद के बंधनों में जकड़ा हुआ है। अगर हमें अपने समाज को इन बेड़ियों से मुक्ति दिलानी है तो हमें आज से ही पहल करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल तो आप हमें बता सकते हैं feedback@lavanyatv.com पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।